Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic kinds of shares. आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं. मेनली शेयर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज द इक्विटी शेयर्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज द प्रेफरेंस शेयर्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इक्विटी शेयर्स. क्या कॉन्सेप्ट होता है इक्विटी शेयर्स का? इक्विटी शेयर्स मीन द शेयर्स विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर, और इन अदर वर्ड्स इट इज दैट शेयर ऑफ अ कंपनी द होल्डर ऑफ विच डू नॉट हैव द फॉलोइंग राइट्स. यानी कि इक्विटी शेयर का मतलब हो गया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं. दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द एक्ट. कंपनी एक्ट में डिफाइन किया गया है इक्विटी शेयर्स को उन पर्टिकुलर शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, या फिर हम कंपनी के उन होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर का नाम देते हैं जिनके पास ये दो राइट्स अवेलेबल होते हैं. क्या क्या है ये राइट्स? द वेरी फर्स्ट राइट इज प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम एनी डिविडेंड and second one is the preferential right to claim repayment of capital in the event of winding up of the company. यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये दो पर्टिकुलर राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. तो कंपनी के जिन शेयर होल्डर्स के पास ये दो पर्टिकुलर राइट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इनको हम इक्विटी शेयर होल्डर का नाम देते हैं, और इन पर्टिकुलर शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स का नाम देते हैं. क्या क्या राइट्स है वो? पहला राइट होता है कि इनके पास डिविडेंड को क्लेम करने का प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. और दूसरा, अगर कंपनी के वाइंडिंग अप का केस बनता है तो वाइंडिंग अप के इवेंट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या जिनके पास इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास क्लेम, यानी कि जो उनका रीपेमेंट होता है उसके क्लेम के रेफरेंस में इनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. तो हम ऐसे शेयर्स को इक्विटी शेयर्स का नाम देते हैं. अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की. ये भी दो टाइप के होते हैं. The very first one is known as the with voting rights, and second category is the with differential rights as to dividend, voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed. सबसे पहला जो इक्विटी शेयर का टाइप है इसके अंदर जिसमें वोटिंग राइट की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, यानी कि जिन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स अवेलेबल होते हैं उनमें ये वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं. तो जो वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स होते हैं और जिन होल्डर्स के पास ये शेयर्स अवेलेबल रहते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन्स प्रॉपरली वोटिंग राइट रखते हैं, यानी कि वो कंपनी के किसी भी डिसीजन में या किसी भी रिजोल्यूशन के पास करने के रेफरेंस में अपनी वोटिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड कैटेगरी होती है इसके अंदर डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड, वोटिंग या फिर किसी और पर्टिकुलर मैटर के रेफरेंस में जिनके डिफरेंशियल राइट्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कि रूल में प्रिस्क्राइब्ड है उनको फॉलो करते हुए. तो इस टाइप के भी इक्विटी शेयर्स कंपनी के द्वारा इश्यू किए जाते हैं. तो एक तरीके से दो टाइप हो गए यहाँ पर, एक तो वोटिंग राइट्स के साथ में और एक डिफरेंशियल राइट्स के साथ में. ये डिफरेंशियल राइट्स डिविडेंड पर अप्लाई होता है, वोटिंग पावर पर अप्लाई होता है, या किसी और पर्टिकुलर मैटर में भी अप्लाई हो सकता है जैसा कि रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड है. ओके, तो ये तो बात हो गई अबाउट द इक्विटी शेयर्स. सेकंड कैटेगरी की हम बात करते हैं. सेकंड वन इज नोन एज द प्रेफरेंस शेयर्स. क्या होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स मींस द शेयर विच कैरीज द फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट, यानी कि जिन पर्टिकुलर शेयर्स में प्रेफरेंशियल राइट्स अवेलेबल होते हैं उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है इसमें कुछ पर्टिकुलर राइट्स के रेफरेंस में. अब ये प्रेफरेंशियल राइट्स कौन कौन से हैं, हम उन पर्टिकुलर प्रेफरेंशियल राइट्स को डिस्कस कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट राइट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के रिस्पेक्ट में क्या प्रेफरेंशियल राइट आता है? दे कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द कंपनी. द डिविडेंड मे कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट और द अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट. यानी कि जब कंपनी के ऑपरेशंस कंटिन्यू रहते हैं तो उस केस में कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है और उसमें से जो डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को, उस पर्टिकुलर डिविडेंड के पेमेंट के रेफरेंस में इन शेयर्स
के पास एक प्रेफरेंशियल राइट होता है, यानी कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके रेफरेंस में डिविडेंड को पे किया जाता है, और जो डिविडेंड पे किया जाता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट से पे किया जाता है या फिर एक फिक्स्ड रेट से इस पर्टिकुलर डिविडेंड की अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के रेफरेंस में प्रेफरेंशियल बेसिस पर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है। ये हो गया पहला। सेकंड प्रेफरेंशियल राइट क्या रहता है इसके अंदर, इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इट मीन्स दैट द प्रेफरेंस शेयर्स कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल पेड अप इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि अगर कंपनी के वाइंडिंग अप का कोई भी केस बनता है तो वाइंडिंग अप के इवेंट में जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको जो कैपिटल है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल के रीपेमेंट का एक प्रेफरेंशियल राइट भी मिलता है, यानी कि जो उन्होंने कंपनी के साथ में अपना अमाउंट इन्वॉल्व कर रखा है उसका रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर्स को सबसे पहले दिया जाता है, प्रेफरेंशियल बेसिस पर उसका पेमेंट इन्हें किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए। सबसे पहला हो गया डिविडेंड के रिस्पेक्ट में और दूसरा हो गया कैपिटल के रीपेमेंट के रिस्पेक्ट में। इन दोनों ही केस में प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंशियल राइट दिया जाता है, इसी वजह से इनको हम प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। ठीक है, ब्रीफ में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कुछ राइट्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या क्या राइट्स अवेलेबल रहते हैं इनके पास। द वेरी फर्स्ट वन इज द प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड को रिसीव करने का इनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है। यानी सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स के रेफरेंस में दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे पहले डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद किसी और को वो डिविडेंड पे किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के वाइंडिंग अप की इवेंट में ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको कैपिटल के रीपेमेंट का प्रेफरेंशियल राइट मिलता है। थर्ड वन इज द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी विद इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि कभी कभी क्या होता है कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो डिविडेंड होता है इनका वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में भी पार्टिसिपेट करने का इनका राइट बनता है, यानी कि प्रेफरेंशियल बेसिस पर इनको प्रेफरेंस देते हुए डिविडेंड इन्हें पे कर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में कंपनी के प्रॉफिट को पार्टिसिपेट करने का राइट भी रखते हैं। कुछ प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे भी होते हैं। The next one is the right to participate in the surplus of the asset which may remain after the entire capital has been repaid, यानी कि कंपनी की जो असेट्स सरप्लस में रह जाती हैं, सरप्लस में कब रहती हैं, जब कंप्लीट कैपिटल को रिपे कर दिया जाता है, और अगर एंटायर कैपिटल को रिपे करने के बाद भी कंपनी की असेट्स में से कुछ सरप्लस बच जाता है तो उस सरप्लस में से भी पार्टिसिपेट करने का राइट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रहता है। ये कुछ स्पेशल टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिन्हें हम पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। और इस केस में अगर कंपनी के वाइंडिंग अप का केस बनता है और उसमें कंपनी जब अपने कंप्लीट लायबिलिटीज़ को पे कर देती है, रीपे कर देती है, तो उसको रीपे करने के बाद भी अगर कुछ सरप्लस बच जाता है तो उस सरप्लस में से भी ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करने का राइट रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द राइट टू वोट ऑन रेजोल्यूशंस, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास एक राइट रहता है कि वो उन पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के रेफरेंस में वोट दे सकते हैं जिनकी वजह से उनके राइट पर कोई ना कोई अफेक्ट पड़ रहा हो। अगर कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे हैं जो या जिनकी वजह से उनके राइट्स पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो उसके रेफरेंस में इनके पास वोट करने का भी राइट अवेलेबल रहता है। हालांकि ये हर पर्टिकुलर मैटर यानी कि हर पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पर अपना वोटिंग राइट नहीं रखते हैं, केवल और केवल उन्हीं पर्टिकुलर रेजोल्यूशंस के रेफरेंस में अपने वोटिंग राइट का यूज़ कर सकते हैं जिनकी वजह से इनके इंटरेस्ट पर कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। नेक्स्ट वन इज द राइट टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं और क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं इनको इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द
राइट टू गेट द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द इश्यू, यानी कि जब प्रेफरेंस शेयर्स मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद जिस पर्टिकुलर टर्म के लिए इनको इश्यू किया गया है उस टर्म के बाद इन्हें रिडीम करने का भी इनके पास राइट अवेलेबल होता है। ये होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के रेफरेंस में जब इनका इश्यू का टर्म कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कराने का राइट अवेलेबल रहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ मैंने टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन कर रखा है। द वेरी फर्स्ट वन इज द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? इन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में अगर कंपनी को किसी एक पर्टिकुलर ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है या प्रॉफिट पे करने की पोजीशन में कंपनी नहीं होती है, तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड भी पे नहीं करेगी, है ना। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या होता है? अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस साल का जो पर्टिकुलर डिविडेंड रहता है इनका वो नेक्स्ट ईयर के डिविडेंड में ऐड करके पे किया जाता है। यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी को डिविडेंड पे करना ही करना होता है, चाहे वो एक साथ कलेक्टिव वे में पेमेंट करे। तो जब कलेक्टिव वे में पेमेंट किया जाता है तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ना, जिनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस ईयर का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिक्लेयर नहीं किया जाता है, तो हम ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का नाम देते हैं। ठीक। नेक्स्ट वन इज द पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में डबल एडवांटेज मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इन्हें एक फिक्स्ड रेट के साथ में डिविडेंड तो पे किया जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ जब इन्हें डिविडेंड पे कर दिया जाता है और फिर जो पार्ट बचता है प्रॉफिट में से, तो उसमें से भी ये क्या करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ में डिविडेंड के पेमेंट के रेफरेंस में पार्टिसिपेशन को एंश्योर करते हैं, पार्टिसिपेशन का राइट रखते हैं। और ऐसे ही कंपनी के वाइंडिंग अप के इवेंट में जब कंपनी अपनी सारी लायबिलिटीज़ को कंप्लीट कर लेती है, रीपे कर देती है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी भी अमाउंट को रीपे कर दिया जाता है, उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस बचता है तो उसमें से भी पार्टिसिपेट करने का राइट रहता है इन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का। जबकि जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनमें ऐसा कोई भी एडवांटेज नहीं होता है, यानी कि इनको केवल और केवल एक फिक्स्ड रेट से डिविडेंड पे किया जाता है और वाइंडिंग अप की इवेंट में जो भी इनकी अमाउंट रहती है उसको प्रॉपरली रीपे कर दिया जाता है। इसके अलावा जो रेजिड्यू प्रॉफिट रहता है या फिर जो रेजिड्यू सरप्लस रहता है कैपिटल में से, उसके रिगार्डिंग पेमेंट के लिए इनके पास कोई भी राइट अवेलेबल नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट वन इज द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होते हैं? दीज आर द शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। जिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का नाम से जानते हैं, और जिन प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते उन्हें हम बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज द इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल क्या होते हैं? दीज आर द शेयर्स विच कैन नॉट बी रिडीम्ड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। जिन्हें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिडीम नहीं किया जा सकता हो, केवल और केवल कंपनी के वाइंडिंग अप की इवेंट में ही इन पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है। और दूसरे होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं? जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम किया जाता है। इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स होता है कि 10 साल के लिए, कि 15 साल के लिए, कि या 5 साल के लिए। तो इन पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिडीम किया जा सकता है, यानी कि जो भी इनकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है वो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को वापस कर दी जाती है, उनको रिडीम कर दी जाती है। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स को हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करती है उसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना होता है। क्या क्या है ये कंडीशंस? द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज इश्यू बाय कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल।
प्रेफरेंस शेयर्स को केवल वही कंपनी इश्यू कर सकती है जिसके पास शेयर कैपिटल अवेलेबल होती है। अगर किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है या कोई कंपनी ऐसी जो विदाउट शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट की गई है तो ऐसी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। सेकेंड वन इज द नो इश्यू ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कोई भी कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। दैट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड बाय द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट में इसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है और इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन इज द ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स। कंपनी के आर्टिकल में इसकी एक प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। जब तक कंपनी के आर्टिकल में प्रेफरेंस शेयर्स के इश्यूएंस के रेफरेंस में अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है तब तक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द रिडेम्पशन यूजुअली इन 20 ईयर्स। यूजुअली क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको 20 ईयर्स के अंदर अंदर रिडीम किया जाना जरूरी रहता है। ये एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए कि 20 ईयर्स के अंदर अंदर इन प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाना कंपल्सरी रहता है। एंड द लास्ट वन इज द रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट रहते हैं उनके रेफरेंस में जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो इश्यू किए गए हैं उनको भी रिडीम किया जाना कंपल्सरी रहता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।